बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डायलॉग। मैं हूं रबनवाज बाजवा। नाज़रीन, वीडियो और ऑनलाइन गेम्स हमारी नौजवान नस्ल को बुरी तरह से तबाह कर रही हैं। इस मसले से कैसे निजात मुमकिन है, ये है हमारा आज का मौजू। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर राफिया रफ़ीक साहिबा। डॉक्टर साहबा, डायलॉग में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहबा, ये बताइए कि ये वीडियो और ऑनलाइन गेम्स जो हैं इतनी तेज़ी से ये दुनिया में मकबूल हो गई हैं, इसके पीछे कौन से इंसानी जज्बात हैं कि फौरी तौर पे दुनिया भर में इनकी इतनी ज़्यादा पजीराई हुई है? और ये वीडियो गेम्स ये हैं क्या जी? ये बीमारी आई कहाँ से है और है क्या? जी, थैंक यू वेरी मच मुझे प्रोग्राम में बुलाने का। पहली बात तो ये है कि देखें, इंटरनेट एडिक्शन, जब से इंटरनेट आया है आप देख रहे हैं कि वक्तन फ़वक्तन हम इस टर्म को सुनते हैं, इंटरनेट एडिक्शन। इसके बाद अब एक नई टर्म आ गई है गेमिंग एडिक्शन। या गेमिंग एडिक्शन जो है अब नफ्सियाती तौर पर एक मेंटल इलनेस इसको करार दे दिया गया है WHO ने 2018 में। अब ये एक आप देखें कि इंस्टिंक्ट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब जैसे पबजी गेम है, ये प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड इसका नाम है, जो कि जिसका आप करें कि एब्रिविएशन जो है वो पबजी है। इसका क्या मतलब है कि ये जो लोग इसको खेलते हैं, एक पहली बात तो ये है कि वो एक बैटल ग्राउंड होती है, उसके अंदर प्लेयर्स जो हैं 100 से ज़्यादा प्लेयर्स 100 तक प्लेयर्स जो हैं वो खेल सकते हैं। ग्रुप्स होते हैं, 2 से 4 तक के ग्रुप्स खेलते हैं और 20 से 40 मिनट तक वो गेम चलती है। उस गेम के अंदर क्या होता है कि वो मारने की कोशिश करते हैं जो उनके एनिमीज़ हैं, या फिर वो जो भी सप्लाईज़ लेके अपने आप को बचाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कोशिश होती है कि अगले बंदे को जो है वो ख़त्म करें जो उसका एनिमी है। तो ये एक बहुत ही प्रिमिटिव कह लें इंस्टिंक्ट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप देखें कि सदियों से वो लोग जो अपने आप की फ़िज़िकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते थे या लोगों से अपने आप को जो है बचा के रखते थे, वो ज़िंदगी में जो थे वो आगे निकलते थे, उनकी ज़िंदगी बच जाती थी। उनके पास तो जिस्मानी कुव्वत होती थी, मेंटल कुव्वत होती थी। जी बिल्कुल। तो इसी इंस्टिंक्ट पे बेस करके इन्होंने ये पबजी गेम बनाई है। और आप देखें ये कोरियन गेम है और इस गेम का क्योंकि ज़्यादा व्यूवर्स इन्वॉल्वमेंट है, लोग इसके अंदर क्योंकि ग्रुप्स में खेल रहे हैं, तो एक और डायनामिक डेवलप हो जाता है। जब आप अकेले खेल रहे होते हैं तो शायद आप कुछ अरसे के बाद उस चीज़ से थक जाते हैं, लेकिन जब इतने लोग इकट्ठे खेल रहे होते हैं तो एक मोटिवेशन बढ़ जाती है। इसमें आजकल जो बच्चे क्या कर रहे हैं कि अपने फ्रेंड्स को भी साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं और एक बहुत पास टाइम बन गया है इस पैंडेमिक में, क्योंकि पैंडेमिक में बच्चों को हम बाहर जाने नहीं दे रहे, वो एक अलग चीज़ है, आइसोलेशन की वजह से टॉपिक है जी। तो इस वजह से बच्चे जब घर बैठते हैं उनके पास और क्या चीज़ है, या वो टेलीविज़न है, टेलीविज़न में वो जब देखेंगे वो ज़्यादातर नहीं देखते क्योंकि पेरेंट्स बैठे होते हैं पास, उनके पास वो कंट्रोल नहीं होता। तो जो वो बड़े देख रहे हैं उनको मजबूरी में वो देखना पड़ता है। माजी में तो हम इस बात से तंग थे कि जी बच्चे कोई डाइजेस्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं, कोई हिस्टोरिक नावल में दिन रात इंगेज हो जाते थे, फिर कार्टून आ गए और लोग अक्सर कहते थे जी फुल टाइम बच्चों का कार्टून में। अब ये तो एक कोई इंतहा पसंदाना एक सोच डेवलप हो रही है नौजवानों में, और मार दाड़ और ख़ुदकुशियाँ तक की नौबत आई है, जिस पे आपने ये देखा कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इस पे पाबंदी भी लगाई जिस गेम का आप जिक्र कर रही हैं। तो ये इंसानी मैलानात और रुझानात ये हैं क्या जी? देखिए जी, ये सबसे जो है एग्रेशन की जो एक इम्पल्स होती है ये हर इंसान में होती है। हर इंसान में गुस्से की जो एक इंस्टिंक्ट है वो हर इंसान में होती है, लेकिन इन गेम्स को खेलने से इस इंस्टिंक्ट को और बढ़ावा मिलता है। लोगों में एंगर और एग्रेशन जो है वो ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो गया है। जब वो मार धाड़ देखते हैं तो वो हमारे ब्रेन के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, हमारी ब्रेन की न्यूरोकेमिस्ट्री चेंज होनी शुरू हो जाती है, डोपामीन रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और हमारे और तरह के हार्मोन्स जो कि एग्रेशन में इन्वॉल्व है जैसे एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन, उनका जो है वो फ्लो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और एंगर इतनी हद तक बढ़ जाता है कि इम्पल्सिव एंगर की तरफ चला जाता है। आपने देखा है कि कुछ बच्चों ने खुदकुशी तक कर ली जब पेरेंट्स ने उनको रोका कि आपने ये गेम नहीं खेलनी, तो ये इम्पल्सिव एंगर की तरफ जा रहा होता है। मतलब अगर आप दूसरी एडिक्शन को, जो रियल एडिक्शन है जिसमें नशा लोग इस्तेमाल करते हैं फिजिकली,
टीका लगाते हैं, फ्यून खाते हैं, चरस पीते हैं, शराब पीते हैं, उनको और ये जो एडिक्शन है, बीइंग माहिर नफ्सियात, आप इन दोनों का मुवाजना कैसे करेंगी? जी बिल्कुल सेम एडिक्टिव पैटर्न है इसमें। गेमिंग एडिक्शन जो है उसकी टर्म जो है गेमिंग एडिक्शन की, कोई फ़र्क नहीं है दोनों एडिक्शन में। पहली बात यह है कि आप कोई नशा आवर चीज़ लें या आप गेम खेलें। अगर जैसे नशा आवर चीज़ किसी शख्स से अगर पीछे की जाती है तो उसके अंदर हीरोइन पीने वाले लोग हैं, अगर आप हीरोइन पीछे करें वो मर जाएंगे या मार देंगे, उनमें विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। उसी तरह के विड्रॉल सिम्टम्स हमने देखा है कि जिन लोगों को गेमिंग एडिक्शन होती है, जब हमसे गेम जो है वो दूर कर लेते हैं या इंटरनेट ऑफ हो जाता है तो वो उसी तरह का डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और पैनिक फील करते हैं और उनके अंदर इरिटेबिलिटी और गुस्सा बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि एक आम नशे आवर चीज़ करने वाले नशे वाले इंसान के अंदर होती है। तो इसमें जो ब्रेन में भी चेंजेस आ रहे हैं, वो जो लोग लॉन्ग टर्म ये गेम्स यूज़ कर रहे हैं वही चेंजेस हैं जो कि कोकेन या किसी और नशे के जो आदी लोग होते हैं उनके ब्रेन में चेंजेस आ रहे होते हैं। तो कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत ही अलार्मिंग सूरत हाल है कि अगर हमारे किसी कस्बे में, किसी गांव, किसी मोहल्ले में कोई एक बंदा हीरोइन का एडिक्शन उसको हो तो उसको तो पूरा सारी दुनिया जानती है और सारे लोग उससे नफरत करते हैं, उसको रास्ता बताते हैं, उसको बचाना चाहते हैं। जबकि हमारे हर घर में ये पबजी जिस पे हुकूमत ने पाबंदी लगाई, ये इस तरह की गेम्स हैं, तो फिर क्या करना चाहिए वालिदैन को, किस तरह से? क्योंकि हमारा जो रिएक्शन है बीइंग अ जर्नलिस्ट, जो मैं महसूस करता हूँ वो हम ऐसे ही समझ रहे हैं जैसे कोई बच्चा कार्टून कभी टीवी देख लेता है, और आप बता रही हैं कि ये तो उसी तरह की एडिक्शन है। तो किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अपनी नई नस्ल को बचाने के लिए? ये पहले तो ज़रूरी है कि सब लोग जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं वो ये अपने अंदर खुद असेस करें, या अपने बच्चे जो ये गेम्स खेल रहे हैं कि आया वो एडिक्शन है क्या। अगर किसी शख्स को ये महसूस होता है कि जब वो गेम नहीं खेलता तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, उसके अंदर सैड मूड आ रहा है, उसे बिला वजह गुस्सा चढ़ रहा है और वही विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, तो यकीन जाने कि आप एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप इस गेम को खेलने के बाद, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके अगर ग्रेड्स फॉल कर रहे हैं, अगर आप कोई मुलाजमत करते हैं और आपकी ऑक्यूपेशन में जो है पहले जैसी आपकी इनपुट नहीं आ रही, या आपके अपने रिश्तेदारों के साथ उस तरीके के ताल्लुकात नहीं रह गए, या आप अपने दोस्तों के साथ उस तरीके से या फैमिली मेम्बर्स के साथ उस तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, के साथ बच्चे अपने बहन भाइयों और पेरेंट्स के साथ, जी बिल्कुल, जब ये एक चेंज ऑफ पैटर्न आता है, मार्क डिफरेंस आ रहा है पहले और गेम खेलने के बाद, तो आप यकीन जानिए कि ये एडिक्शन की एक अलार्मिंग स्टेज की तरफ आप जा रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है कि इस जो भी एडिक्टिव मोड है इससे बचाया जाए बच्चों को, स्पेशली जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके ऊपर तो पेरेंट कंट्रोल कर सकते हैं। और रिसर्च यही बताती है कि जो 12 साल से कम के बच्चे हैं वो, क्योंकि अब पैंडेमिक है और कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी बंद हो गई हैं, तो उनको 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा इंटरनेट की फैसिलिटी ना प्रोवाइड की जाए। अब उसके अंदर जो है उनको और जो प्रोडक्टिव गेम्स हैं अगर वो घर में हैं तो मे बी उनको और उनकी हॉबीज़ में इन्वॉल्व किया जाए। पेंटिंग है, बुक रीडिंग है, हमारे मुल्क में बुक रीडिंग टोटली ख़त्म हो गई है। अच्छा जी, ये हाँ जी, क्योंकि लोग इंटरनेट पे ई बुक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बुक को हाथ में पकड़ के पढ़ने की एक हैबिट थी उसको दोबारा से रिवाइवल उसका पैंडेमिक के दिनों में करना चाहिए। क्योंकि इंटरनेट जब आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, तो आपके ब्रेन में सेंसरी इनपुट बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। इस सेंसरी इनपुट की वजह से आपके स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। और मेरे पास इस किस्म के क्लाइंट्स भी आते हैं जो ये कह रहे हैं कि जी हम रात को हमारी आंख खुलती है और हम उसी बैटल ग्राउंड पे होते हैं, हम लोगों को मार रहे होते हैं, अपने आप को बचा रहे होते हैं, और हमारा दिल चाहता है कि हम रात को 2 बजे 3 बजे जब भी आंख खुले हम दोबारा से अपनी गेम को पकड़ें और हम गेम खेलना शुरू कर दें। हम थकन के आसार, जो आम जो गेम हम खेलते हैं, कभी ये होता था कि जी बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिकेट में कोई इंगेज है, कोई फुटबॉल में, कोई दूसरी गेम जो फिज़िकल गेम्स हैं उनमें उनका जो जिस्मानी मूवमेंट होती थी उससे उनकी ग्रोथ भी बेहतर और माइंड भी कहा जाता था कि जिसकी अ बेटर माइंड इज़ इन अ बेटर बॉडी, और तो उसका असरात जो थे नौजवानों पे एक डिफरेंट थे। अब ये जब सारा दिन इस तरह की गेम्स में इंगेज रहते हैं, वो बिल्कुल बच्चे थके हारे
ज़हनी तौर पे, हालांकि उन्होंने फिजिकली तो कोई काम नहीं किया। इसको आप किस नज़र से देखती हैं? देखिए जी, आप बच्चे जो कहें सारी रात गेम्स खेल रहे हैं या सारी रात टेलीविज़न देखते हैं, तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, हम उसे कहते हैं मेलाटोनिन। अच्छा। अगर रात की नींद नहीं लेते, जो कि सुन्नत के लिहाज से भी है कि आपका ये रात का जो पहला पहर है, या आप 3 बजे या 4 बजे जब तक सूरज नहीं निकलता, तो वो मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है। अगर आपका बच्चा या आप खुद भी अगर जब सनलाइट निकल आती है उसके बाद सोते हैं, तो आपकी बॉडी में मेलाटोनिन नहीं प्रोड्यूस होता उस तरीके से। और आपकी पैटर्न जो है उसको नेचुरल नहीं रहता और आपका जिस्म थका थका रहता है। जब आप थकावट में रहेंगे और सारा वक्त सेंसरी स्टिमुलेशन में रहेंगे, तो आपका ब्रेन की ओवर एक्टिवेशन की वजह से आपके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, एंजाइटी, और इवन के कई दफ़ा अगर प्रोलॉन्ग्ड बच्चे ये गेम्स खेलेंगे तो ये सोशियोपैथिक और साइकोपैथिक टेंडेंसीज़ की तरफ, क्रिमिनल टेंडेंसीज़ की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि छोटा बच्चा जब उसके जहन पे नक्श होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें, और वो इसी को अपनी रियल वर्ल्ड समझना शुरू कर देता है। क्योंकि इतनी व्यूअर्स इन्वॉल्वमेंट है इन गेम्स के अंदर, एक तो ये 3D है, 3D का इफेक्ट और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट क्रिएट कर रहा है। और बहुत से लोग जब इकट्ठे खेल रहे हैं, रेडिएशन वगैरह कोई बॉडी पे या देखने जी देखिए, जब आपकी आई साइट इफेक्ट हो रही है बच्चों की, जब वो सारा दिन और अंधेरे में खेल रहे हैं, पेरेंट्स से छुप के भी कई दफ़ा खेल रहे होते हैं, लाइट ऑफ है, पेरेंट्स सोए हुए हैं, बच्चे गेम हाथ में लेके बैठे हुए हैं, तो मेरा ख्याल में आई साइट से लेके फिजिकल इनएक्टिविटी है। बच्चों की इनएक्टिविटी की वजह से भूख नहीं लगती उनको, उनकी डाइट प्रॉपर नहीं है। और क्योंकि कोरोना वायरस आपको पता है कि इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस गेम की वजह से जब बच्चे ना सोएंगे, ना प्रॉपर खाएंगे, ना वो उनकी जहनी नशोनुमा होगी, ना वो फिजिकली एक्टिव होंगे, तो ज़ाहिर है उनकी इम्यूनिटी लो होगी और वो कोरोना वायरस का शिकार होने के चांसेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को बहुत गौर करना चाहिए कि अपने बच्चों को किस तरीके से इन चीज़ों से दूर रखा जाए। डॉक्टर साहबा, ये कहना तो आसान है, कौन पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे जो हैं इस सारी सूरत हाल से निकल आएँ। अब बीइंग माहिर नफ्सियात, आप बताएं कि क्या करें, कौन कौन से स्टेप्स लें, किस तरह से बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करें, क्या अट्रैक्शंस, कोई सब्स्टिट्यूट अट्रैक्शन कोई उनको मिल जाएं कि बच्चे उस तरफ चले जाएं, उनकी ज़हनी नशोनुमा जो है वो होना शुरू हो जाए, उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ बेहतर होना शुरू हो जाए। तो क्या बताएंगी आप, क्या तजवीज़ करेंगी? देखिए, अगर छोटे बच्चे हैं तो आपके पेरेंट्स का रोल आता है इसमें। हम बिहेवियरल थेरेपी छोटे बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं कि आप बच्चों को लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस दें कुछ टाइम के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही ना दें, आप कुछ टाइम के लिए दें। हमारी ये पेरेंट्स में बहुत सी टेंडेंसी है, क्योंकि हम सब ओवरवर्कड हैं, वर्किंग फ्रॉम होम है, या घरों में क्योंकि बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, तो मदर्स भी बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड हैं, तो वो इतनी तवज्जो नहीं दे पा रही। तो बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में छोटे बच्चों को इन्वॉल्व रखें, सबसे पहले उन पे तवज्जो बढ़ाएं जी, अपने प्ले स्टेशंस बनाएं, बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराएं, कोई कलर पेंट्स हैं वो दे दें, बुक रीडिंग करके बताएं, खुद इन्वॉल्व करें, ये नहीं कि छोड़ दें उनको, उनके साथ खुद इन्वॉल्व हों। उनको गार्डनिंग का शौक है, गार्डनिंग में प्लांट लगाने में लगा दें, उनको कोई भी प्रोडक्टिव, इतनी भी हॉबीज़ हैं आप उनमें उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर उन्होंने इंटरनेट यूज़ करना है तो उनको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करवाएं, उनके दोस्तों से, गूगल मीट है, जूम है, इन डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू उनको उनके दोस्तों के साथ इंटरेक्ट कराएं। क्योंकि जब आपकी इंटरेक्शन बाहर से ख़त्म होगी और घर वाले भी अपनी मसरूफियत में होंगे, तो बच्चा कोई ना कोई सब्सटीट्यूट सरोगेट चाहेगा कि मैं अपनी गेम के साथ ही रहूं। जिस तरह छोटा बच्चा होता है उसको होता है कि मैं किसी चीज़ के साथ चिपका रहूं, क्लिंग करूं, तो ये गेम्स एक तरह की सरोगेट है। हाँ जी, सरोगेट है, पेरेंट्स की जगह ले रही हैं। तो पेरेंट्स की थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा की ज़रूरत है। और अगर बड़ा बच्चा है तो आप उसको खुद चाहिए कि जब उसको लगे कि मैं एडिक्शन की स्टेज पे जा रहा हूँ, तो क्योंकि 10-10 अवेयरनेस उनमें आ जाए, बच्चे में ये अवेयरनेस आ जाए कि ये एडिक्शन है, ये हीरोइन है जी। और 10 घंटे से ज़्यादा बच्चे अगर खेल रहे हैं तो आप देखें कि उन बच्चों का फ्यूचर भी तबाह होगा, उन बच्चों के ग्रेड्स फॉल करने शुरू हो जाएंगे। जाहिर है जब आप जिस्मानी तौर पर इतने लागर हो जाएंगे, फिजिकली इनएक्टिव होंगे, आपकी इनएक्टिविटी की वजह से सबसे पहली चीज़ आप डिप्रेशन में जाएंगे। और आप देखें कि सुसाइडल टेंडेंसीज इस गेम की वजह से बढ़ रही हैं। 3 खुदकुशियाँ हुई हैं तो
PUBG पे बैन आया है जी। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो बड़े लोग हैं अगर वो अपने आप को पहले तो कोशिश करें कि मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्व रखें, किसी एक चीज़ के ऊपर इतना फिक्सेटेड ना हो क्योंकि वो एडिक्शन की तरफ लेके जाती है। हॉबीज़ में इन्वॉल्व करें, अपने इंटरनेट, अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें कि जी हमसे नहीं कंट्रोल हो रहा तो आप हमारा इंटरनेट ऑफ कर दिया करें, गैजेट्स को लॉक कर दिया करें, पेरेंट्स से हेल्प ले। अगर फिर भी नहीं हेल्प मिल रही तो आप काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, स्कूल काउंसलर्स हैं, आप काउंसलिंग की तरफ आएँ क्योंकि ये इट्स ओके नॉट टू बी ओके। अगर कई दफ़ा ये ज़रूरी नहीं है कि माहिर नफ्सियात जो लोग हैं वो कोई जो कि बहुत ही मेंटली इल लोग हैं वही उनके पास आते हैं। एडिक्शन के लिए बहुत से ऐसे अदारे हैं, बहुत से ऐसे माहिर नफ्सियात हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। जहाँ आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं उस लेवल तक करें, अपने घर वालों से मदद करवाएं। मतलब जॉइंट एफर्ट होगी तो उसी में सक्सेस होगी जी। नाज़रीन, डॉक्टर साहबा से हमारी गुफ्तगू जारी है, अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है डॉक्टर राफिया रफ़ीक साहिबा से, मशहूर माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर साहबा, माजी में हम देखते थे कि गपशप का एक तरीका, जैसे गांव में पंडाल, दायरा और लोगों का बैठना, और ये कहा भी जाता है कि दुनिया का, इंसानों का सबसे बड़ा प्लेयर जो है ना वो गपशप में होता है। लेकिन ये जो गेम्स शुरू हुई हैं, आज हमें एक दूसरे से बात करने का मौका भी बड़ा कम मिल रहा है और हमारे रुझानात जो हैं वो गपशप से बड़ी दूर हट रहे हैं। क्या करें कि लोग इस तरफ आ जाएं? कहाँ स्टोरी टेलर होते थे, कोई कहानी मज़े की सुनाता था, नानियाँ दादियों के पास शाम को कहानी सुनते सुनते बच्चे सो जाते थे। इस तरह की जो हमारी माजी की अच्छी रवायात हैं उनको, उनकी तरफ किस तरह से मुड़ा जा सकता है? कि मेरा ख्याल में पैंडेमिक के जहाँ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वहाँ एक बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी मैंने देखा है कि लोग 24 घंटे अपने घरों में रह रहे हैं। और अक्सर लोग मजाक में ये कहते हैं कि मुझे पहली दफ़ा पता चला है कि मैं जिन लोगों में रहता हूँ वो अच्छे लोग हैं। तो मतलब ये कि इस तरीके से जी फैमिली टाइम जी डिस्कवर करने का जो गैप था फादर में, मदर में, जो मियाँ बीवी में, बच्चों में, वो बड़ी हद तक कम हुआ है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। चाहे बच्चों से मुराद ये नहीं कि टॉडलर्स हैं, आपके बच्चे कॉलेज गोइंग हैं, शादीशुदा हैं, जब एक कोहेसिव फैमिली, देखें पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, अब जॉइंट फैमिली का रुझान आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। जहाँ रुझान कम हो रहा है वहाँ मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट भी ज़्यादा आ रहा है। पहले अगर आपकी मदर बिजी थी तो आपकी नानी दादी बैठी होती थी आपको समझाने के लिए, आपकी परेशान वक्त में आपके साथ जो आपके पास एक कंधा होता था। लेकिन अब वो चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं। लेकिन अब देखें क्योंकि यह हमें कहा जा रहा है कि आपने डिस्टेंसिंग करनी है, इससे मुराद सिर्फ फिज़िकल डिस्टेंसिंग है। हम नेट के थ्रू हम गूगल मीट पे अपनी फैमिलीज़ की साथ बात कर सकते हैं। हम सारे लोग, चाहे हमारे बहन भाई बाहर के मुल्कों में बैठे हैं, पेरेंट्स कहीं बैठे हैं, हम एक वीडियो चैट कर सकते हैं। अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। अपने बच्चों को सबसे पहले ज़रूरी है कि पेरेंट्स ये देखें कि अगर बच्चा गेमिंग एडिक्शन पे जा रहा है तो उसके अंदर क्या ऐसी महरूमी है। देखिए बिला वजह बच्चा किसी चीज़ का एडिक्ट नहीं होता। हो सकता है कि पेरेंट्स उसको उस तरह प्रॉपर टाइम ना दे रहे हो सकता है कि पेरेंट्स की आपस में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो सकता है कि बच्चे को बाकी बच्चों की निस्बत, हाँ जी बिल्कुल, और बच्चे को उसके बहन भाइयों की निस्बत जो है कम तवज्जो मिल रही है या उसको उतनी एप्रिसिएशन नहीं मिल रही या वो खुद किसी लो सेल्फ एस्टीम का शिकार है। तो ये वो बच्चे को खुद भी सोचे और पेरेंट्स भी सोचें और उस कमी को, महरूमी को पूरा करें। अभी हमारे पास टाइम है। देखिए अभी हम सब घरों में बैठे हैं या ज़्यादातर वर्किंग फ्रॉम होम है, तो हम अपने बच्चों को मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं इस पैंडेमिक के। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हमारी सोसाइटी में मज़हब का एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पहलू है और बदकिस्मती ये है कि हमने अपने इतने खूबसूरत मज़हब को हम तशद्दुद के लिए, फ़िरका वारियत के लिए, नफ़रत के लिए, एक दूसरे से दूर करने के लिए तो इस्तेमाल करते हैं। इस सारी सिचुएशन में जिसमें हम इस वक्त गिर चुके हैं, जिसमें हमारे बच्चे जो है मुख्तलिफ एडिक्शंस का शिकार हो रहे हैं, हम मज़हब का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बच्चों को किस तरह से इस बीमारी से बचाने के लिए?
आप इस पे क्या कहती हैं? जी, बहुत अच्छी आपने पॉइंट आउट किया है। देखें, जब स्ट्रेसर, जैसे ये पेंडेमिक ऐसा स्ट्रेसर है जिसकी हमें टाइमलाइन नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं पता सेकंड पीक कब आनी है, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि दुनिया में किसी को नहीं पता। जब ऐसा स्ट्रेसर हो तो रिलीजियस कोपिंग जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ कोपिंग होती है। और वैसे भी हम अगर दीन की तरफ देखें कि अगर हम अपने बच्चों को थोड़ा सा दीन की तरफ डायरेक्ट करें, क्योंकि अगर हम बच्चों को दीन की तरफ डायरेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि 5 वक्त की नमाज है, वो आपको शेड्यूल करती है, आपके एक टाइम टेबल बनाती है। इसी तरह अगर आप बच्चों को 5 वक्त की नमाज अपने साथ पढ़ाते हैं घर में, तो बच्चा एक रूटीन में अगर बैठा है, अजान होती है, अगर गेम खेल भी रहा है तो उसको फादर अगर बुलाता है कि आओ नमाज पढ़ें तो उसको छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरीके से बॉन्डिंग भी इंक्रीज़ होगी, पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग इंक्रीज़ होती है। दूसरी बात यह है कि हमें जो दीन सिखाता है वो है तशक्कुर, ग्रैटिट्यूड। और ग्रैटिट्यूड एक ऐसा कैरेक्टर स्ट्रेंथ है जो अगर किसी शख्स में हो वो एडिक्शन की तरफ कम जाता है। तो उसमें यह है कि शुक्र अदा करना, जी बेशक, और उसमें यह है कि आप अपने बच्चों को दीनी कहानियाँ सुनाएं, ऐसी मूवीज़ दिखाएं, और आप अपने बच्चों को, जो हम छोटे बच्चों के कार्टून्स हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कोई दीन से रिलेटेड उस तरह इतने कार्टून्स नहीं बन रहे। हमारे बच्चे को बाहर की क्रिसमस का तो पता है, हिंदुइज्म के कार्टून्स, क्रिश्चियनिज्म के कार्टून्स, जिसमें वो बच्चे जो हैं उन्हीं की बोली बोलते हैं, उन्हीं की रवायात को फॉलो करते हैं। जी, और हम लोग अपने बच्चों को अगर घर में थोड़ा सा दीन से भी सबक दें, और हमारी तो जी देखें, एक हम थेरेपी यूज़ करते हैं जिसमें हम वैसे उसको कहते हैं म्यूज़िक थेरेपी, लेकिन मैंने उसकी एक सब्स्टिट्यूट, हमारा एक ग्रुप है, हमने रिसर्च किया है कि सूरह अल रहमान, उसका इतना रिदमिक इफेक्ट है आपके हार्ट बीट के ऊपर। अब तो उसके ऊपर बहुत सी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हुई हैं, तो मैंने उसके ऊपर स्टडी किया कि वो डिप्रेशन को अपलिफ्ट करने में बहुत मदद देती है। तो सूरह रहमान से अगर बीमारियों का इलाज भी हम लोग करते हैं। और इस तरह की चीज़ें अगर हम अपने बच्चों के जहन में डालें कि दीन से और भलाई से और अल्लाह के तशक्कुर से हमने अगर अल्लाह से मदद मांग के चीज़ें करनी है, तो उनके अंदर जो ये डिप्रेशन और ये बता दें किस तरह से सूरह रहमान को सुने या सूरह यासीन को, जी सूरह रहमान के सुनने का इस्तेमाल करें। बेशक देखें जी, हर कुरान के तो हर लफ्ज़ रेडिएट कर रहा है, हर लफ्ज़ के अंदर शफा है। ये हम लोग ही हैं जो हम उसको उस तरीके से नहीं ढूंढ पाते, लेकिन बहुत सी जहाँ सूरतों में शफा है सूरह अल रहमान पे, क्योंकि मेरी अपनी एक रिसर्च है, पब्लिश हुई है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हेल्थ एंड रिलीजन में। और बहुत से जो हमारे नॉन बिलीवर्स हैं, जो कि मुसलमान नहीं भी हैं, वो भी इस बात पे बहुत हैं कि जी वो रिदमिक है और वो डेफिनेटली इफ़ेक्ट करती है हमारे ब्रेन को, और वो उससे जो है उनको भी एक तरह की कह ले फ़ौक़ियत हासिल होती है। तो आप सिंपल एक तरीका है, एक वेबसाइट भी है www.alrahman.com, और उसमें यह है कि आपने आंखें बंद करनी है। 22 मिनट लगते हैं सूरह अल रहमान कारी बासित की आवाज़ में, क्योंकि वो बहुत रिदमिक आवाज़ है। आपने अपने पास पानी के 3 घूंट रख लें, और जब आप सूरत सुन लें तो फिर आपने अल्लाह 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 3 दफ़ा अल्लाह का नाम लेना है, और 3 घूंट में, जो कि एक सुन्नत का तरीका है पानी पीने का, दुआ मांग के पीना है। और इंशाअल्लाह जब आप यकीन कामिल के साथ ये करते हैं और अल्लाह पे यकीन होता है आपका कि जो कुछ है अल्लाह की ज़ात से मिलना है, तो एडिक्शन क्या, कोई भी चीज़ क्या, कोई भी बीमारी है, वो इस तरीके इलाज से जो है वो बेहतर हो सकती है। डॉक्टर साहबा, एक वक्त था, हमारा एक सोशल कल्चर था, बच्चा अगर घर से बाहर निकला है, गली मोहल्ले का कोई भी बुजुर्ग, कोई भी बड़ा उसको उसकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखता था, उससे प्यार भी करता था, उसको कंट्रोल भी करता था, उसको कभी कुछ खिलाता था, कभी दबका लगा देता था, और बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। फिर हमें ये कल्चर आया कि मेरे बच्चे सिर्फ मेरे बच्चे हैं, कोई होता कौन है इनको कुछ कहने वाला। तो इस तरह का जो ट्रेंड है, जो हमारी माजी की जो अच्छी रवायात थी, उसको किस तरह से हम अपनी सोसाइटी में दोबारा प्रमोट कर सकते हैं? जी, पहले तो देखें जी, घरों से स्टार्ट करें, हमारी सोचों से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग सोच में अगर ये सोच लेंगे कि जी बस मैं ही मैं हूँ, मैं मेरी फैमिली है, और ये जो एक्सटेंडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। आप देख लें कि बाहर के मुल्कों में दुनिया जहान की सहूलियात हैं, लेकिन लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके पास आप जब एक इंसानी कम्युनिकेशन होती है, आप अपने प्यारों से जब बात करते हैं, वो एक तरह का पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको बीमारी से दूर रखते हैं। हाँ जी, जिस्म के अंदर से कुछ हार्मोन्स ऐसे डेवलप हो जाते हैं कि आपको
चचा का प्यार मिल रहा है, आपको मामू का प्यार मिल रहा है, फूफो का, खाला का मिल रहा है, तो बॉडी कुछ पॉजिटिव रिएक्ट कर रही है। जी, पॉजिटिव रिएक्ट करती है और आपको जो है एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, हमारी एक नीड है सबकी कि हम लोग किसी कबीले से, किसी घर से, किसी एक्सटेंडेड फैमिली से बिलोंग करना चाहते हैं। तो जब हम बच्चों में पहले दिन से ये बात डालेंगे, रिश्तों का तकद्दस डालेंगे, हम कहेंगे कि ये पेरेंट्स हैं, ये आपकी खाला है, ये चचा है, ये फलाना है। अब एक रिप्लेसमेंट आ गई ना वर्ड की कि जी चचा भी अंकल है, मामू भी अंकल है। मतलब ये हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर बड़ा मीठा कल्चर है कि हम बच्चों को रिश्ते की सही नौइयत बताएं, और उस जब जाहिर है जब आप रेसिप्रोकेट करेंगे अगला भी आपसे करेगा। तो क्योंकि माशरा बहुत डिवाइडेड हो गया है, लोग अपने अपने घरों में जब रहेंगे, जब लोगों से, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत नहीं करना सिखाएंगे बच्चों को, तो बच्चों के पास जब आप खुद भी मौजूद नहीं होंगे, आप भी जॉब्स कर रहे हैं, आप उनको तवज्जो भी नहीं देंगे, तो बेचारे बच्चों ने एडिक्टिव मटीरियल की तरफ या इंटरनेट की तरफ जाना है। वो उसी में अपना सरोगेट ढूंढेंगे, उसी में अपना चाचा भी ढूंढेंगे, अपने मामू भी ढूंढेंगे, उसी में बाप भी ढूंढेंगे। तो ये है कि हमें दोबारा से, अब पैंडेमिक क्योंकि आया है, तो हमें पैंडेमिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहती हूँ कि एक तो माइंड मैटर्स, दूसरा ये है कि मूविंग बैक टू बेसिक। जो हमारे पहले रवायात थी वो हमें बहुत ज़हनी तौर पे, जब आज से कहें कि जी हमारे जो दादा नाना वगैरह थे वो मेंटली बड़े टफ लोग थे। अगर आप आज अपने बच्चे का मुआवजना उसके ग्रैंड पेरेंट्स से करें तो आपका बच्चा तो ज़रा सी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो गई है। जाहिर है जब आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है वो कोरिलेट कर रही है। जब आप फिजिकली तभी स्ट्रांग हो सकते हैं जब आपका माइंड स्ट्रांग हो, और माइंड कब स्ट्रांग होता है? जब माइंड तब स्ट्रांग होता है जब फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपकी सोच में, आपके रवैयों में, और ये फ्लेक्सिबिलिटी आती है सोशलाइजेशन से। जब आप बहुत से लोगों से सोशलाइज करते हैं तो आप फ्लेक्सिबिलिटी सीखते हैं अपने बिहेवियर में, अपनी थॉट में। तो मेरा ख्याल में हमें बैक टू बेसिक मूव करना चाहिए। जहाँ कोरोना वायरस से हमें हर जगह पे आइसोलेशन का, सोशल डिस्टेंसिंग का एक दर्स दिया जा रहा है। हमें बेसियत कौम या बहुत सारे इंफरादी सतह पे हमें ये समझ नहीं आ रही कि इस डिस्टेंसिंग का मतलब क्या है। क्या हमें एक दूसरे से बिल्कुल कट के रहना है? और अगर कोई किसी को खुदा न खास्ता ये प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर हर बंदा उससे थू थू और उससे नफरत और उससे दूर दूर भागता है। क्या करें, कैसे बचें? ये बीमारी तो पता नहीं अब कितने अरसा रहेगी। हमें कुछ ऐसी टिप्स दे दें, कुछ गाइडेंस दे दें कि हमारी इस बीमारी के खिलाफ हम बेहतर तौर पे फाइट कर सकें। पहले जी देखें, ये स्टिग्मा तो मेरा ख्याल में होना इस तरह नहीं चाहिए, प्रिवेंशन होनी चाहिए हम सब लोगों को, सिर्फ अपने लिए नहीं। क्योंकि अगर आपको खुदा ना खास्ता अगर हो जाती है बीमारी तो आपके घर वाले भी उतने ही वल्नरेबल हैं, जितने लोग उस घर में रहते हैं सबको हो जाती है। तो बेहतर यह है कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स लें। हमें डिस्टेंसिंग का कहा है, डिस्टेंसिंग मीन्स फिजिकल डिस्टेंसिंग। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें। आप अपने प्यारों को वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, टेलीफोन कॉल कर सकते हैं, कहीं दूर आपके लोग बैठे हुए हैं, आपके पास अब टाइम है, आप उन लोगों को कॉल करके खैरियत मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अपने टीचर्स का हाल पूछ सकते हैं। ग्रुप्स जो हैं वो इकट्ठे जो हैं स्टूडेंट्स के, वो गूगल मीट, जूम वगैरह के थ्रू अपनी गेट टुगेदर्स कर सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ अपने रवैयों को इस बीमारी की वजह से थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा, लेकिन हमें ये नहीं, ये बीमारी कह रही कि आप बिल्कुल ही अपने आप को मेंटली डिस्टेंस कर दें, सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग है। और हाँ, आपने सब लोगों ने, क्योंकि जहाँ एहतियाती तदाबीर नहीं हुई वहाँ पे लोगों ने इस वायरस को कैच किया है, और सिर्फ अपने आप को नहीं एड्रेस किया, अपने पेरेंट्स को भी एड्रेस किया है। बहुत सी अमवात हुई हैं हमारे मुल्क में। एक पीक है, अभी चल रही है ये पीक, और ये पीक आई थी ईद के दिनों में। लोगों ने बिल्कुल एहतियात नहीं की। देखें, हमारे त्यौहार आते रहेंगे, और अगली ईद भी आ रही है, अगली ईद आ रही है, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। त्यौहार अल्लाह मियाँ ज़िंदगी दे, त्यौहार तभी अच्छे लगते हैं। अगर आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो उस त्यौहार का आपको क्या फ़ायदा होगा? अगर आप एक त्यौहार में खुद नहीं अच्छे कपड़े पहनते और आप नए कपड़े नहीं पहनते, हम सब के पास घरों में बहुत कपड़े थे, लोग जो बाज़ारों में गए बगैर अपने आप को रिस्क किया लोगों ने। यही पैसा अगर आप किसी गरीब को दे दें जिस बेचारे की नौकरी चली गई है, किसी की मदद कर दें, उस ऑल्टरिस्टिक बिहेवियर से आपके अंदर पॉजिटिविटी डेवलप होगी। जिन लोगों को ये बीमारी हो जाती है उनसे हम किस तरह से रवैया क्या रखें? जी देखें, अगर आपके किसी दूर दूर के
दूर रहो, दफा हो जाओ, ये नहीं। देखिए, अगर आपके घर में आ गई है ये बीमारी तो कोशिश करें कि उस शख्स को एक अलग कमरे में कर दें, उसको आइसोलेट कर दें, उसको खाना शाना और वो सारी चीज़ें दें, फिज़िकल कांटेक्ट कम से कम रखें उस शख्स के साथ। अगर किसी को खुदा ना खास्ता इस बीमारी से डेथ हुई है, कोशिश करें कि वहाँ ना जाएं। देखिए, आप वहाँ जाएंगे, आप बीमारी कैच करके लाएंगे, आप 10-100 बंदे को आप वो बीमारी लगाएंगे। ये अब हमें थोड़ी सी अपनी वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। किसी की आपने अफसोस करना है, फ़ोन पे अफसोस कर लें। अगर आप जाते हैं, क्योंकि अक्सर जो बीमारी फैली है ज़्यादा, वो किस तरह फैली है, लोगों ने शादियां की हैं, एक बंदे को थी, पूरी बारात को जो है वो कोरोना वायरस हो गया। इसी तरह जब आपकी कोई फतीदगी पे लोग गए हैं, वहाँ पे सबको वायरस फैल गया। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है, फिज़िकल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, हाथ धोना ज़रूरी है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने पाबंदी लगाई पबजी पे, इस तरह की गेम्स पे। इसमें भी दो तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये पाबंदी जो है ना, ये लोगों को, नौजवानों को इससे बचा नहीं पाएगी। तो क्या करें? आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये पाबंदी, मैं चाह ही रहा हूँ कि अगर पाबंदी लगी है तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो, और अगर इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम आएंगे, और नौजवान नस्ल को किस तरह से तरगीब मिले कि वो जो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आए उनको फॉलो करें। आप क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, बात ठीक है। देखें, गेम खेलना एक अच्छी रवायत भी है, लेकिन प्रोवाइडेड कि वो लिमिटेड उसमें खेली जाए, वो एडिक्टिव ना बने। लेकिन लोग, जो हमारा माशरा है, आपको पता है कि वो कितना शिद्दत पसंद है। और आजकल जब पैंडेमिक है तो लोगों के पास टाइम इतना एक्सेस है कि अगर आप इस पे पाबंदी नहीं लगाएंगे तो लोगों के अंदर इतना इमोशनल कंट्रोल नहीं है कि वो अपने आप को कंट्रोल कर सकेंगे। हमने 3 हमारे मुल्क में बच्चों ने खुदकुशी कर ली इस गेम की वजह से। हमने कितनी और ऐसी चीज़ें देखनी है। ब्रेन को चेंज कर रही है ये, आपके रवैयों में चेंज ला रही है, आपके सोशलाइजेशन के फैब्रिक को डिस्ट्रॉय कर रही है, आपकी पढ़ाई तालीम को ख़त्म कर देती है। तो बेहतर ये है कि बच्चों, अगर हम खुद नहीं कंट्रोल कर पा रहे, अगर गवर्नमेंट एक इक़दाम ले रही है। अब देखें, कोरोना वायरस पे अगर गवर्नमेंट ना लॉकडाउन करती तो ये आज कितनी अमवात बढ़ जाती। इसी का एग्जाम्पल लेते हुए कि अगर इस पर पाबंदी लगती है तो मेरा ख्याल में कुछ अरसे के लिए बहुत बेहतर है, स्पेशली ये पैंडेमिक के दौर में इसमें लगनी चाहिए, क्योंकि लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। पेरेंट्स बच्चों को जब कहते हैं वो खुदकुशी कर लेते हैं, तो क्या हल रह जाता है हमारे माशरे में। हमारा माशरा बहुत एजुकेटेड नहीं है उस तरीके से, उनको इन चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स नहीं पता। तो बेहतर ये है कि इस पर पाबंदी लग जाए। और इसकी जो है, एक तो ये कि ईजीली अवेलेबल है, जिस बच्चे के पास स्मार्टफोन है वो इसको ईजिली यूज़ कर सकता है। बाकी गेम्स इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं है, उसके लिए और गैजेट्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ तो इसको किसी इस तरह हो कि ये इतनी इजीली अवेलेबल ना रह जाए, कुछ ऐसा इक़दाम होना चाहिए। लेकिन इस पे पाबंदी बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट पैंडेमिक के तौर। वीडियो और ऑनलाइन गेम्स के असरात जो हैं सोसाइटी में जुराइम के बढ़ावे में क्या किरदार अदा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये सोशियोपैथिक और साइकोपैथिक टेंडेंसीज़, कंडक्ट डिसऑर्डर की तरफ लेके जाता है। क्रिमिनल टेंडेंसीज़ इंक्रीज़ होती हैं जब आप सारा दिन मार धार तशद्दुद देखते हो और सारा दिन बैटल ग्राउंड में जिस तरह की और तरीके की ये गेम्स हैं, तो आपको रात को भी ख्वाब भी वैसे आते हैं, आपकी सोचें भी वैसी होती हैं। आप खा भी रहे होते हो तो आपका ध्यान कहीं और होता है। और जब ये तशद्दुद बढ़ जाता है, जब आपकी ब्रेन में चेंजेस आ जाती हैं, जब आपके एग्रेशन के हार्मोन्स इतने इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो फिर आप जब सड़क पे जाते हैं, जब नहीं भी गेम खेल रहे, ज़रा सा भी कोई बात कहता है, इम्पल्सिव एग्रेशन आ जाता है, आप उससे लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो सकते हो। और ये चीज़ बढ़ते बढ़ते जो है वो क्रिमिनल टेंडेंसीज़ की तरफ डेफिनेटली लेके जाएगी। डॉक्टर साहब, बीइंग आप उस्ताद भी हैं, माहिर नफ्सियात भी हैं, और चूंकि बच्चों में ये भी एक आदत होती है कि उस्ताद की बात को ज़्यादा समझते हैं। बीइंग अ टीचर एंड बीइंग अ माहिर नफ्सियात, आप ऐसे लोगों को, ऐसे नौजवानों को जो ये गेम्स खेलते हैं, आपका उनके लिए पैगाम क्या है? मैं अपनी कौम के बच्चों को यही कहूँगी कि आप लोग ज़रूर खेलें गेम्स, लेकिन उसको लिमिटेड टाइम के लिए खेलें। आप जितना टाइम इंक्रीज़ करते जाएंगे, आप एडिक्शन की तरफ जाते जाएंगे। अपने आप को मल्टी टास्किंग में इन्वॉल्व करें और गेम्स खेलें। आप अपनी हॉबीज़ को इम्प्रूव करें, बुक रीडिंग की तरफ आएँ, दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करें। गेम के अलावा भी और इंटरेक्शन है, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें। आप अगर किसी चीज़ की कमी महसूस कर रहे हैं, अपने दोस्त से बात करें। कम्युनिकेशन बेस्ट पॉसिबल थेरेपी है। अपने पेरेंट्स से बात करें, एक जो कम्युनिकेशन गैप है उसको ख़त्म करें। बड़ा अच्छा मौका है कि पैंडेमिक में सब
फैमिली घर है, और अपनी फैमिली टाइज़ को मजबूत करें। अगर आप सारा दिन गेम्स की तरफ रहेंगे तो आपके जो बच्चे थोड़ी बहुत रह भी गई है फैमिली टाइज़, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो किसी भी चीज़ को ज़िंदगी में अपने लिए एडिक्शन ना बनाएं, चाहे वो कोई अर्तुगरुल गाजी के सीजन्स हैं वो भी एडिक्टिव हो रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। पबजी है वो भी एडिक्टिव लेवल पे जा रही है। हाँ, अगर आप कुछ थोड़ी देर के लिए खेलते हैं वो आपके लिए एक रिक्रिएशन है, लेकिन एक्सेसिव अगर आप खेलते हैं और आप अपनी स्टडीज़ में लूज़ कर रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप लूज़ कर रहे हैं, तो फिर सोचें आप किधर स्टैंड करते हैं। तो बेहतर है कि अपने आप में सेल्फ कंट्रोल पैदा करें। डॉक्टर साहबा, आपने डायलॉग के लिए वक्त निकाला, मैं डायलॉग की टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू जी वेरी मच। मैं भी डायलॉग की टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतने इम्पॉर्टेंट इशू को हाईलाइट किया जो कि बहुत ज़रूरी था इस पैंडेमिक और लॉकडाउन के दौर में। नाज़रीन, मशहूर माहिर नफ्सियात डॉक्टर राफिया रफ़ीक साहिबा का कहना है कि गेम्स को बतौर तफरीह इस्तेमाल करें, ना कि एडिक्शन, और इससे बचने के लिए अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने रिलेशंस बेहतर करें, मज़हब का बेहतर इस्तेमाल करें और सोसाइटी को एक दूसरे से बेहतर तरीके से लिंक करें ताकि हमारी नौजवान नस्ल इस नशे से बच सके। इसी के साथ ही आज के डायलॉग का वक्त ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।